नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्फेरोइडाइज अनीलिंग प्रोसेस के बारे में, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का टाइप है। तो बात करते हैं कि इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है और इसको करने से स्टील के माइक्रोस्ट्रक्चर पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इस प्रोसेस को हम इसलिए करते हैं ताकि हम स्टील में कार्बाइड को स्फेरॉइडल और ग्लोबुलर फॉर्म में प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी बात, जब हमें स्टील के माइक्रोस्ट्रक्चर में लैमिलर परलाइट को स्फेरॉइडल टाइप के परलाइट में कन्वर्ट करना होता है, तब इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब हम रोलिंग और फोर्जिंग करते हैं मटेरियल की, जैसे कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की अगर हम रोलिंग और फोर्जिंग करते हैं, तो उसमें जो एयर कूल्ड जो टिश्यू होते हैं, मतलब कि लैमिनर परलाइट और रेक्टिकुलर सीमेंटाइट की फॉर्म में होते हैं और वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लैमिनर परलाइट की स्ट्रक्चर है और इसे हमें बदलना है ग्लोबुलर या फिर स्फेरॉइडल परलाइट में, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कोई गोलाकार शेप में इसको हमें चेंज करना है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें हाई कार्बन स्टील की आवश्यकता होती है। जैसे हमें पता है कि हाइपोइटेक्टोइड स्टील में कार्बन कंटेंट 0.83% तक होता है। यूटेक्टोइड स्टील में कार्बन कंटेंट 0.83 के बराबर होता है। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में कार्बन कंटेंट 0.83% से लेकर 2.14% तक रहता है। अगर आप इसमें देखें कि हमने लिखा है कि हाइपोइटेक्टोइड स्टील कार्बन ग्रेटर देन 0.6%, इसका मतलब ये है कि हम इस प्रोसेस के दौरान जो हाइपोइटेक्टोइड स्टील है, अगर उसमें कार्बन कंटेंट 0.6 से कम है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, उस पर यह प्रोसेस नहीं की जाती। मतलब कि हाइपोइटेक्टोइड स्टील जिसमें 0.6% से ज़्यादा कार्बन है, उस पर ही हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। मतलब कि ये रेंज रहेगी 0.6 से 2.14 तक, जिसमें हाइपोइटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील तीनों कंसीडर हो जाते हैं। और एक प्रकार से ये हाई कार्बन स्टील होते हैं, जैसे अलॉय टूल स्टील, कार्बन टूल स्टील, बीरिंग स्टील इत्यादि। तो उन पर इस प्रोसेस को किया जाता है और इस प्रोसेस को करते समय वही अनीलिंग का बेसिक स्टेप हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले मटेरियल को हीट किया जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसके बाद उसको होल्ड किया जाएगा एक सूटेबल टाइम पीरियड के लिए और फिर उसकी कूलिंग की जाएगी। और इस प्रोसेस को करते समय हमारा जो हीटिंग टेम्परेचर रहता है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहता है, उससे थोड़ा सा नीचे रहता है, क्योंकि स्टील का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है और इस लाइन को हम A1 लाइन से इंडिकेट करते हैं। इस लाइन से थोड़ा सा नीचे स्टील को गर्म किया जाएगा, मतलब कि वो जो टेम्परेचर रहेगा 650 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पर स्टील को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होल्डिंग की जाती है स्टील की, और वो जो स्टील की होल्डिंग होती है वो 2 से 4 घंटे का प्रोसेस रहता है। इस प्रोसेस के बाद स्टील को स्लोली कूल किया जाता है। फर्नेस में इसकी कूलिंग की जाती है। ये ध्यान रखें कि इस प्रोसेस में जो कूलिंग होती है वो फर्नेस में होती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि इस प्रोसेस के दौरान जो माइक्रो स्ट्रक्चर होता है उसका जो बेसिक फेज़ है उसमें कोई चेंज नहीं आता। और इस प्रोसेस को करने के बाद जो स्टील हमें मिलता है उसको हम स्फेरोइडाइज्ड स्टील कहते हैं। और इस स्टील में हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ज़्यादा इसमें एलोंगेशन होती है और रिडक्शन एरिया की रिडक्शन हो जाती है। और इसमें जब मशीनिंग की जाती है काफ़ी कन्वीनियंट मशीनिंग इसमें हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस प्रोसेस का मेनली ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। इस प्रोसेस को हम मटेरियल की मशीनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। टूल स्टील या जो एयर हार्डनिंग जो अलॉय स्टील होते हैं उनको सॉफ्ट करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील को क्रैकिंग से बचाने के लिए इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है। सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हार्डनेस को कम करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि अगर हम इस प्रोसेस को करने से पहले क्विंचिंग ट्रीटमेंट कर देते हैं
उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमने क्विंचिंग ट्रीटमेंट पहले कर दिया, उससे हमारा जो स्टील है वो बड़ी आसानी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ स्फेरोडाइज हो जाएगा, और जिससे हमें बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही स्मॉल ग्लोब्यूल्स मिलेंगे सीमेंटाइट के, क्योंकि जो स्मॉल सीमेंटाइट का ग्लोब्यूल्स मिलते हैं उससे हमारी जो सरफेस फिनिश होती है स्टील की वो इम्प्रूव हो जाती है। अगर आप देखें, इस डायग्राम को देखें, यहाँ आपको क्लियर है कि किस प्रकार से ये जो वाइट बैकग्राउंड है ये फेराइट को इंडिकेट करता है, और ये जो ब्लैक कलर की जो आपको ग्लोब्यूल्स नज़र आते हैं ये सीमेंटाइट को इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रकार से माइक्रोस्ट्रक्चर बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस प्रोसेस में जो रेट ऑफ स्फेरोडाइजेशन होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है स्टील के इनिशियल स्ट्रक्चर पर। अगर फाइनर परलाइट स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में आप बड़ी आसानी से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अगर आप देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे हम हाई कार्बन स्टील पर करते हैं। हाई कार्बन स्टील तीनों कैटेगरी के अंतर्गत आता है, हाइपोटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ये सिर्फ यहाँ इसलिए हमने लिखा है कि कार्बन अगर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील में 0.6% से ज़्यादा है उस पे ही इसको कर सकते हैं। अगर इससे परसेंटेज कम है तो उस पर्टिकुलर स्टील पर इस प्रोसेस को नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की स्फेरोडाइज अनीलिंग प्रोसेस, जो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है और अनीलिंग प्रोसेस का एक टाइप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।